क्या वेस्ट एशिया के नैरेटिव में एक हिस्टोरिक शिफ्ट आ रहा है? क्या पाकिस्तान को सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक झटका लगने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक इन्फ्लुएंशियल अरब प्लेटफ़ॉर्म को, जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उसको कवरेज को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, तो क्या हम ये कहें कि जो कश्मीर नैरेटिव है, उसमें भी एक नया जियोपॉलिटिकल सिग्नल छुपा है? ये सिर्फ़ एक एडिटोरियल डिसीजन है और इसी के बीच में पाकिस्तान ने इंडिया बॉर्डर के सामने चाइना के एसएच-15 जो है वो तैनात कर दिए हैं और एक तरफ डिप्लोमेसी और दूसरी तरफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस जो है वो साथ में चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबर ज़ैदी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट की जिसने पूरे ही जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसकी जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है। एक तरफ तो ये है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं उनमें डिस्कशन का दावत किया जा रहा है कि अरब मीडिया जो है जिसमें मतलब अल जज़ीरा स्पेसिफिकली कहें, उसको उसकी मीडिया को कश्मीर की कवरेज को लेकर एक सिग्निफिकेंट वहाँ पर शिफ्ट देखा गया है। अगर ऐसा ट्रेंड डेवलप होता है तो पाकिस्तान के लिए नैरेटिव बैटल जो है, उसमें इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। लेकिन हमें इससे फैक्ट और जो एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन इसी वक़्त में पाकिस्तान ने चाइना से मिले एसएच-15 जो है जो 150 है वो सेल्फ पैरेलल उसको इंडिया फेसिंग जो सेक्टर है उसमें डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। यानी कि एक तरफ तो है वो प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो परसेप्शन बैटल है वो भी नज़र आ रही है। एक तरफ प्रिपेयर्डनेस, दूसरी तरफ परसेप्शन। एक तरफ नैरेटिव, दूसरी तरफ आर्टिलरी। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान जो है नैरेटिव हार रहा है और मिलिट्री जो सिग्नलिंग है वो बढ़ रही है और इसी पर हम यहाँ पर दूसरी बात ये करते हैं कि क्या ये दोनों जो डेवलपमेंट है, क्या कोइंसिडेंस है या फिर इसके बीच में कोई कनेक्शन? इस कनेक्शन को आज हम समझेंगे और बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। बात करने के लिए हमारे साथ आज के शो में एक बार फिर से मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जो कश्मीर को लेकर सामने डेवलपमेंट आ रहे हैं और आज ही दोपहर को ये खबर आती है कि पाकिस्तान ने जो अल जज़ीरा है उसकी कवरेज पर बैन लगा दिया है, जो पीओके में कवरेज हो रही थी। ये जो आपको लग रहा है कि क्या जो कश्मीर को लेकर जो ग्लोबल नैरेटिव है वो अब धीरे-धीरे बदल रहा है? क्या पाकिस्तान ने बैन लगाया है या फिर अरब मीडिया जो है वो खुद कवरेज नहीं कर रही है? किस तरह से इसको देखा है? देखिए अंबर जी, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस, इंडिपेंडेंट स्टेट, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। खुद का नेशनल एंथम है उनके पास, खुद की करेंसी है वो निकाल दिया है और एक तरह से इंटरनेशनल अफिलिएशन के लिए, रिकग्निशन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वहाँ के बाशिंदों को रिप्रेजेंट करती है, उसको पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट एंटिटी बता दिया है। पाकिस्तान जो है वहाँ पर कुछ इलेक्शंस करा रहा है और उसकी लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चनिंग पे आ गई थी। अल जज़ीरा ने वो क्वेश्चनिंग की और उसके बाद आप देखिए कि अल जज़ीरा को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। आप देखिए अल जज़ीरा जो है कतर का माउथपीस है और कतर जो है हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। इनफैक्ट पाकिस्तान का नरेटिव जो है वो कतर एक तरह से मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देश और वेस्ट के अंदर एम्पलीफाई करता था। पर अब देखिए कि कतर ने एक तरह से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए बता दिया है कि वो अब पाकिस्तान के जो नरेटिव्स है उसको वो प्रमोट नहीं करेगा। और अंबर जी, लास्ट ईयर ही देखिए कि किस हिसाब से कतर ने जो है भारत के जो जो पीओजे के को जो है वो उन्होंने भारत का मैप बता दिया है। ये बताता है कि भारत की डिप्लोमेसी की ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक मैसेज गया है कि भारत जो है पीओजे के और जो पीओजे के और भारत का जो कश्मीर है उसको दोनों ही कश्मीर वो भारत का अंग है। ये पहले नहीं होता था। सेकेंड, आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा जो है इसराइल और ईरान के बीच में मध्यस्थता की बात करने की बात कर रहा था, जिसको कतर ने बोल दिया कि मध्यस्थता वो कर रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में वो है। पाकिस्तान ने इसके लिए $10 बिलियन जो है अमेरिका से मांगे थे, तो अमेरिका ने भी देने से मना कर दिया है। अब इससे जो है पाकिस्तान को लग रहा है कि जो कतर है उसकी वो प्रो इंडिया हो चुका है
और प्रो इंडिया होने के कारण वो अब पाकिस्तान जो है उसी अल जजीरा को बैन कर दिया जो उसका बहुत बड़ा हितैषी होता था। और अब देखिए हालात इतने खराब हो गए हैं कि बॉर्डर पे उन्होंने 250 जो आर्टिलरी गन्स है वो उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। ये ट्रक पे वो माउंटेड होते हैं। भारत के अंदर हमारे जो 155 ATGS गन होते हैं जो भारत फौज बनाता है, जिसको फ्रांस से भी ऑर्डर आया था, वो गन्स जो हैं ऐसे 250 जो इक्विपमेंट्स है, यूनिट्स है, उन्होंने पूरे बॉर्डर पे लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात है अमर जी कि पाकिस्तान को एक तरह से डर लग रहा है कि भारत जो जी। है कभी भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है, और क्योंकि उमेश जी, इससे भी बढ़कर ये है कि जो पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंफॉर्मेशन वॉर जो एक खेलता था, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान वो इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो हारता हुआ नजर आ रहा है, और जो नैरेटिव है उसका वो ध्वस्त होता नजर आ रहा है। वॉर में तो वो है ही बॉर्डर पर ध्वस्त, लेकिन अब जो नैरेटिव वॉर में खेलता था बाजी, वहां पर भी चित होता नजर आ रहा है। भारत तो एक तरह से सही तरीके से काम कर रहा है। और आप देखिए कि भारत की जो एक्सेप्टेंस है वो कतर में हो चुकी है, और पाकिस्तान को अब भारत और अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप है उससे भी तकलीफ हो गई है। कल तो उन्होंने बोल दिया कि मुसलमानों को काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये आप देख लीजिए कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो उनके लेफ्टिनेंट है जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कुरान की आयतें रख के एक तरह से ये भी एक कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अंबर जी, इससे आप समझ जाइए कि पाकिस्तान जो है उसका इन्फ्लुएंस, इसका जो ग्रेड है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। भारत और कतर के बीच में जो ट्रेड है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान ने सऊदी के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन किया। ऐसा कोई अग्रीमेंट उन्होंने कतर के साथ नहीं किया। तो अब कतर ने भी एक तरह से भारत का साथ देने का मन बना लिया है। और आप ये भी देखिए कि जो अफगानिस्तान का जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप है तालिबान का, वो है कतर के साथ। इनफैक्ट अमेरिका को जब अफगानिस्तान से निकलना पड़ा तो उन्होंने कतर को बुला के मध्यस्थता कराई थी। ये तभी पॉसिबल है, कतर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान कॉर्नर होता जा रहा है और उसके हाथ से बलूचिस्तान जो है वो छूट चुका है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उधर जो प्रोटेस्ट किए हैं, इसके कारण अब उसका जो पकड़ है पीओजेके के ऊपर भी कम हो रहा है। अब वो भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 250 जो गन है उन्होंने पूरे बॉर्डर पे लगा दिया है। और लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया है, क्यों डिप्लॉय किए जो ये गन किए चाइनीज देखिए असिस्टेंट के। कुलगांव में 2 दिन पहले वहां पर मिलिटेंट्स ने 2 भारतीयों को मारा था उनकी रिलीजन पूछ के। और भारत ने एक तरह से डिक्लेयर कर दिया है एनी फ्यूचर एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड अ वॉर। अब भारत कब रिस्पॉन्ड करेगा ये भारत की विल के ऊपर है। पाकिस्तान उसी से पहले वो एक तरह से पहले ही वो सारे इंतजाम कर रहा है कि भारत को डिटर किया जाए। एलओसी को एक हॉट प्रॉपर्टी बनाना चाहता है। पूरे बॉर्डर के ऊपर वो एक रेड अलर्ट जारी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक हालात है वो खराब होते जा रहे हैं। खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास पानी नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, वहाँ पर रोष चल रहा है। और देखिए पाकिस्तान की जो जनरल्स है वो ये जानते भी है, इसके लिए मुनीर की बीवी और बच्चों का और उसने अमेरिकन पासपोर्ट निकाल लिया है। पाकिस्तान के जो करप्ट लीडरशिप है भुट्टो और शरीफ, वो लोग भी विदेशों में जाके बस चुके हैं। उन्हें मालूम है कि अगला वॉर जब वो भारत के साथ करेंगे तो उनको एक तरह से शिकस्त लेनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने अपने सारे जो वेल्थ और एसेट्स है वो विदेश में शिफ्ट कर दिए हैं। अंबर जी, आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ एक तरह से डरा हुआ है। और वहाँ पर पीओजेके के अंदर अगर सिचुएशन खराब होती है तो एक लिमिटेड वॉर चालू कर सकता है ताकि अटेंशन जो है डिफ्लेक्ट हो सके। वो एंटी आर्मी सेंटिमेंट्स को एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स में बदलने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि वॉर चालू हो जाएगा, पर ये डिप्लॉयमेंट जो हेवी स्केल डिप्लॉयमेंट है उसमें हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे भी हमने पहले भी बताया था कि 2027 के अंदर जो ताइवान के ऊपर जो है चाइना हमला करने की तैयारी कर रहा है।
वैसे ही कुछ सालों बाद दोनों ही एक तरह से भारत के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि उनको लद्दाख और अरुणाचल चाहिए और पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए। ये इन दोनों का प्लान है। और चाइना जी। इसके लिए पाकिस्तान की जो वेपनरी है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है, उसके उसको सबमरीन दे रहा है, उसको हाँ, जेएफ उमेश जी, 35 दे इसी रहा है। से एक सवाल मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, ये कि चाइना-पाकिस्तान जो मिलिट्री पार्टनरशिप है, वो इंडिया के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है? अंबर जी, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज रहेगा। टू फ्रंट वॉर जो है वो एक साथ आपके दरवाजे पे आ चुका है। और कल भी देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना पीएलए की 99 ईयर्स की जो सेलिब्रेशन हुई थी, उसमें पाकिस्तान के फोर्सेस वहां पर जाके उन्होंने बनाया है। आप सोचिए, पीएलए के 99 ईयर्स के जो फाउंडिंग जो थे, उसका सेलिब्रेशन पाकिस्तान में हुआ। वहां पर पीएलए के आर्मी चीफ जो है, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ है, उन्होंने अटेंड किया है। ये एक तरह से भारत के लिए डुअल चैलेंज है। इट इज रिप्रेजेंट्स अ ग्रेट थ्रेट टू इंडिया, और इंडिया को इसी हिसाब से भारत को अपनी डिप्लॉयमेंट्स बॉर्डर पे बढ़ानी पड़ेगी। भले ही सी जिनपिंग भारत आ जाए, विंडो इंडिया चीनी की बात करे, पर अल्टीमेटली चाइना और पाकिस्तान दोनों ही मक्कार है, दोनों ही भेड़िए हैं। इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। दोनों का एक स्टेटेड डिक्लेयर्ड एनिमी जो है वो भारत है। तो इसी में आप ये देखेंगे कि भारत को भी अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी और एक फुल स्केल वॉर के लिए, टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और इसी के मद्देनज़र हमें यहाँ पर पाकिस्तान के हुँ। अंदर तोड़ने का, पाकिस्तान को इंटरनली वीकन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर कर रहे हैं तो और तेज करनी पड़ेगी। उसको जब इंटरनली तोड़ेंगे, वहां पर पाकिस्तान जो है सोमालिया ऑफ एशिया बन जाएगा। वहां पर भूखमरी होगी, वहां पर पानी नहीं मिलेगा। तब पाकिस्तान के जो जनता है वहां की जो सरकार को टॉपल करेंगे। और हुँ। इसी के कारण आप देखेंगे कि बिना कोई युद्ध लड़े पाकिस्तान के ऊपर भारत जीत सकता है। और सिमिलरली चाइना के लिए हमें ताइवान और तिब्बत का इश्यू को बार बार इंटरनेशनल स्टेज में डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, पर कुछ इनडायरेक्ट तरीके से हमें करना पड़ेगा, और ये सरकार कर रही है। मतलब सवाल यहाँ से जो डिप्लोमेसी या फिर हम भारत के जवाब की बात करते हैं, तो भारत इन सारी चीज़ों का जवाब डिप्लोमेसी या फिर डिटरेंस से तो नहीं दे सकता। यहाँ पर डिटरेंस तो ख़ैर भारत लगातार अपना मेंटेन कर रहा है, लेकिन कोविड ऑपरेशन यहाँ पे सबसे अहम हो जाता है भारत के लिए, जो ये चैलेंज सामने है। करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है भारत को। अगर भारत कर रहा है तो अच्छी बात है, और आगे भी आप भारत को कोवर्ट ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो भी यहाँ वहाँ पर जो की एलिमेंट्स है, जो वहाँ पर एक तरह से शय दे रहे हैं आतंकवाद को, उनको एलिमिनेट भी करना है। क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर भारत ने बोला है, पर भारत ने ये नहीं बोला है कि डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे या कोवर्ट स्ट्राइक करेंगे। ये भारत ने अभी तक नहीं बोला है। तो ये तो है कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के साथ ही खड़े हैं। कोवर्ट वॉर तो हमारा और पाकिस्तान के बीच में चल ही रहा है, और इसमें हमें डायरेक्ट वॉर के अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। क्योंकि हमें इस टाइम पे अगर हमने अटैक किया, पाकिस्तान विक्टिम ऑफ खेलेगा, इंटरनेशनल मीडिया को बताएगा कि वो कैसे भारत एक एग्रेसर है। अब इससे बचने के लिए भारत को कूटनीति जो है डिप्लोमेसी के हिसाब से करना पड़ेगा, और जहाँ तक हो सके कोवर्ट ऑपरेशंस करने में ही हमारा फ़ायदा है। और भारत के अंदर अगर लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए, वो चालू है। मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ डिक्लेयर्ड एनिमी। हमने इसके लिए पाकिस्तान के रिलेशंस में जितनी भी कंट्रीज़ है जो उसको डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, हमने उनके साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सब एक तरह से ख़त्म कर दिए हैं। इससे आप देखिए, टर्की भी हमसे आज भीख मांग रहा है कि हमारे साथ रिलेशंस रखिए। भारत का सीधा है कि जिस कंट्री के साथ जिसने भारत के अगेंस्ट काम करेगा और आप उसको डायरेक्ट सपोर्ट दोगे, तो भारत आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसी के मद्देनज़र आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सपोर्ट है घटता जा रहा है। यूएई उसको पासपोर्ट, एक तरह से वीज़ा जो है वो रिन्यू नहीं कर बैन रहा हो है। जी। और कतर देखिए, कतर के अंदर आप देखिए, कतर का इनफैक्ट जो सऊदी भी बहुत लिमिटेड वीज़ाज़ देता है। सऊदी ने भी पाकिस्तान को झटका दिया हुआ है वीज़ा के टर्म में, क्योंकि वहाँ पे ये हाँ, लोग भिखारी और ये सारा काम करते हैं, भीख-वीख माँगते हैं। लेकिन उमेश जी, वैसे ही रिसेंटली सऊदी ने उनको $5 बिलियन भी दिए हैं और 3 साल का वो भी दिया है। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर पाकिस्तान का ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उससे जो सपोर्ट है वो वीक होता है,
तो क्या पाकिस्तान का जो बाल्कनाइज़ेशन है या पाकिस्तान जो एकदम ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन वहाँ पर पहुँच चुका है, मतलब ये मान लें? ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जिस दिन हमने कश्मीर को इंटीग्रेट किया था 5 अगस्त हुँ, 2019 से, उस दिन से चालू हो चुका है। आप देखिए पीओजेके के अंदर बाशिंदे बोल रहे हैं, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उन्हें भारत के अंदर जुड़ना है। वो देखते हैं हुँ, कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में, भारत के कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, वैसा कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर, पीओजेके के अंदर नहीं हुआ है। वहाँ पर हुँ, आप देखिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है उनके डेमो से, और पूरी इलेक्ट्रिसिटी पंजाब को एक तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक तरह से जो पंजाबी पाकिस्तानी मिलिट्री आर्मी है, वो पूरा एक तरह से पूरे पाकिस्तान को कॉलोनियलाइज करके रखा है। उन्होंने बलूचिस्तान को किया है, उन्होंने पीओजेके को किया है, खैबर पख्तूनवा को किया है। एक तरह से ये जो रिवोल्ट है, इट इज अगेंस्ट द पंजाबी माफिया जो पाकिस्तान के अंदर है, उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। और इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, पाकिस्तान पंजाबीफिकेशन हो जाएगा, पंजाबिस्तान हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, वहाँ की आर्मी के अंदर मैक्सिमम ऑफिसर जो है पंजाब से आते हैं। उनके पास ब्यूरोक्रेसी का पूरा कंट्रोल है। वो पूरी पाकिस्तान के जो रिसोर्सेस हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और इसी के लिए ये एक तरह से डायरेक्ट रिवोल्ट है अगेंस्ट द पंजाबी पाकिस्तानी मिलिशिया। मैं यही बोल सकता हूँ, क्योंकि इनको आर्मी भी नहीं बोल सकते, इनको एक तरह से मिलिशिया आर्मी बोलने में ही ठीक रहेगा, क्योंकि दे आर द हब ऑफ टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। अंबर जी, आप ये देख लीजिए, भारत को अपनी सुरक्षा को आगे करने की ज़रूरत है, और भी मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट बताता है कि शोडाउन होना लगभग तय है। पर पाकिस्तान कब अटैक करेगा हमें नहीं मालूम। पर बॉर्डर के अंदर आप देखिए, GF-20 जो है, चाइना ने दोनों अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत पे तैनात कर दिए। और अब पाकिस्तान ने 250 आर्टिलरी गन्स, जिनकी रेंज 72 किलोमीटर्स तक है। मतलब आप सोचिए, भारत के अंदर डीप स्ट्राइक कर सकते हैं 72 किलोमीटर्स, उसको डिप्लॉय कर दिया पूरे भारत, पूरे बॉर्डर पे। मतलब गुजरात से लेके कश्मीर तक सब जगह ये 250 गन जो है तैनात है। तो फुल स्केल मिलिट्री वॉर की प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान। और ये एक तरह से भारत के अंदर एक चेतावनी है। जब देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है, उसको एक तरह से इंटरनली बढ़ाया जा रहा है। और मैंने आपके शो पे बहुत दिन पहले बोला था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा। और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके अपना जो बॉर्डर के अंदर, जो बॉर्डर एकदम शांत था, वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है। और एक तरह से वी शुड बी रेडी फॉर अ टू फ्रंट वॉर। और हमारे जितने भी कॉकरोचेस हैं, अगर इनको लड़ना है, इनको पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठा देना चाहिए, सियाचिन भेज देना चाहिए। तब इनको समझ में आएगा कि प्रोटेस्ट करना क्या होता है देश के लिए। वो सर्विसमैन को जो गाली दे रहे थे उस प्रोटेस्ट में, उनको ये समझ में आएगा, जो सर्विसमैन देश की लिए, देश की धरती के लिए वो गोली खाते हैं, इंजर्ड होते हैं, इन हॉस्पिटेबल कंडीशंस में तैनाती देते हैं 24 आवर्स, उस इंडियन आर्मी को इन्होंने गालियां दी उस प्रोटेस्ट में। मेरा यही मानना है कि ऐसे लोगों को सियाचिन में भेज के कम्युनिटी सर्विस कराना चाहिए इंडियन आर्मी के द्वारा। तब इनको रियल वैल्यू ऑफ फ्रीडम मालूम पड़ेगा। जंतर मंतर में बैठकर कुछ भी बकवास आप कर सकती हो। भारत के जी, अंदर इतनी आज़ादी है कि आप प्रधानमंत्री, संसद, इंडियन आर्मी, आर्टिकल 370 और जितने भी सेपरेटिस्ट है उनके सपोर्ट में आप बात करते हो। हाउ कैन दिस बी अलाउड? तो ये हमें, मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास इंटरनल थ्रेट भी है, एक्सटर्नल थ्रेट भी है। इंटरनल थ्रेट जी। को इंटरनल थ्रेट बोलिए, दे आर एंटी हुँ, नेशनल्स। भले वो जी, कॉकरोच, देखिए मेरा नीट स्टूडेंट्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, इतना ही है। तो क्यों नहीं अभिजीत दिपके की जो पार्टी है वो झारखंड और कर्नाटका और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर उनको सहायता क्यों नहीं करती? ये सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट कर रहे हैं। इस दिस शोज दैट इनको सपोर्ट मिल रहा है CIA से, ताकि भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन और रेजिम चेंज ऑपरेशन किया जाए, और वो पाकिस्तान और चाइना एक्सटर्नली हम पर अटैक करे साथ में। दिस इज अ जी, थ्री प्रोन स्ट्रेटेजी बाई अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान मिल के काम कर रहे हैं एब्सोल्युटली। भारत के जी, अगेंस्ट। जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की जो जियोपॉलिटिक्स है वो सिर्फ़ टैंक्स और मिसाइल की नहीं है, बल्कि नैरेटिव, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की भी है।
और अगर यहाँ पर अगर जो ग्लोबल परसेप्शन यहाँ पर बदलता है, तो उसका जो डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट होता है और अगर बॉर्डर पर कोई भी इस तरह का आर्टिलरी हम डिप्लॉयमेंट बढ़ते हुए देखते हैं, तो उसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भी होता है। तो दोनों जो है, वो अलग-अलग नहीं देखे जा सकते। दोनों का आपस में संबंध है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा यहाँ पर सबक ये है कि जो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और स्ट्रॉन्ग डिफेंस एक दूसरे के अल्टरनेटिव नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और ग्लोबल रिस्पेक्ट अगर हम देखते हैं, स्पीचेस से नहीं बल्कि हम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी और क्रेडिबल जो होता है एक नेशनल क्रेडिबिलिटी से यहाँ पर आके वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे हम ग्लोबल रिस्पेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें या स्ट्रेटेजिक कंसिस्टेंसी की बात करें। भारत तीनों दिशाओं में बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूँ बजैदी और आप सबको हमारा अगर ये शो पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आता है तो हमारा वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, जय भारत। जय भारत।